सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जसवंत कुमार मल, डिविजनल क्वालिटी कंसल्टेंट गोरखपुर यूपी से हूँ। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो कि एनक्वास सर्टिफिकेशन आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए मैंडेटरी है। इससे आपका 90% डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसे अगर हम पूरा कर लेते हैं तो हमारा एनक्वास सर्टिफिकेशन काफ़ी ईजी वे में हम करवा सकते हैं। पैकेज एंड एरिया ऑफ कंसर्न वाइज जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, ये हमारे रेगुलर प्रैक्टिस के डॉक्यूमेंट है। अगर इसे क्वालिटी स्टैंडर्ड पे डॉक्यूमेंट पूरा करते हैं तो हमारा सर्टिफिकेशन में काफ़ी इजी हो जाएगा। इस डॉक्यूमेंट को आप चाहे रजिस्टर से दिखा सकते हैं, चाहे पोर्टल से दिखा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार डॉक्यूमेंट के विषय में हम जान ले। जैसे आपका पहला डॉक्यूमेंट आरसीएच में एनसी रजिस्टर, पीएनसी, एचबीएनसी आप रजिस्टर या पोर्टल से दिखा सकते हैं। इम्यूनाइजेशन रजिस्टर आपके एनएम के पास है तो पीटी रजिस्टर का डिटेल हम इसमें वीडियो में है। एडोसेंट काउंसलिंग आप दिखा सकते हैं। फैमिली प्लानिंग रजिस्टर आप एनएम के पास आता है। रजिस्टर काउंसलिंग प्रोसीजर रजिस्टर। फॉलोअप का डिटेल चूँकि मिसिंग रहता है, फॉलोअप का डिटेल इस वीडियो में है। फॉलोअप एनसीडी, सीडी और क्या नाम है रिफर फॉलोअप का डिटेल इसमें। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप जैसे भी कर रहे हो, इंडियन स्टॉक और कंजप्शन, तो आप उससे भी दिखा जो आपका बना हुआ रजिस्टर है, बस कंटेंट देख लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो उसको आप थोड़ा सा चेंज करके सही कर सकते हैं। लैब रजिस्टर का डिटेल इसमें है। मेंटेनेंस में आप जो भी मेंटेनेंस हो रहा है जैस के द्वारा, उसको आप जैस के थ्रू भी दिखा सकते हैं। ट्रेनिंग रजिस्टर का डिटेल इसमें है, उस अनुसार आप ट्रेनिंग रजिस्टर कंप्लीट कर सकते हैं। क्लीनिंग रजिस्टर आप जो क्लीनिंग होता है उसके अनुसार आप दिखा सकते हैं। वेलनेस एक्टिविटी की रजिस्टर का डिटेल इसमें है, उस अनुसार आप बना सकते हैं, या जो आप बनाए हो उसमें आप करेक्शन कर सकते हो। बाकी मीटिंग में बीएचएनडी, बीएचएनसी, जैस, ट्रिपल ए, पीएचडी का मीटिंग मिनट्स आप दिखा सकते हो। क्या नाम है लाइन लिस्टिंग आशा का इसमें डिटेल है। लाइन लिस्टिंग आप करने से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आता है। गिब्रान रिडेसल कंप्लेन रजिस्टर इसमें डिटेल है। स्टाफ इम्यूनाइजेशन का भी डिटेल है और क्वालिटी मीटिंग मिनट्स का भी इसमें डिटेल है। तो आगे एक एक रजिस्टर करके हम डिटेल देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। तो इस अनुसार आप अगर ये सारी रजिस्टर आप कंप्लीट कर ले तो आपका 90% डॉक्यूमेंट एनक्वास सर्टिफिकेशन के लिए कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस की डॉक्यूमेंट। ओपीडी रजिस्टर के विषय में अगर हम बात करते हैं तो ओपीडी रजिस्टर में एनक्वास के चेकलिस्ट के अनुसार निम्न कंटेंट होने चाहिए। पहला, डेली सीरियल नंबर होना चाहिए। पेशेंट न्यू है कि ओल्ड है, ओल्ड मीन्स फॉलोअप का। सेकेंड, उसके बाद मंथली रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयरली रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को शो करता है। फिर नेम, पेशेंट का एज, सेक्स, एड्रेस, मोबाइल नंबर जो कि डेमोग्राफिक डिटेल बताता है। फिर उसके बाद चीफ कंप्लेंट क्या है, हिस्ट्री क्या है। उसके बाद उस पेशेंट या क्लाइंट का हम स्क्रीनिंग करते हैं, वाइटल लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इस आधार पर पेशेंट को डिसाइड किस कैटेगरी का है, पेशेंट है कि क्लाइंट है। अगर पेशेंट है तो उसका फर्दर प्रोविजनल डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं और अगर क्लाइंट है तो उसका हम अवेयरनेस डिसाइड करते हैं किस टॉपिक पर अवेयरनेस देना है। फिर उसके बाद हम पेशेंट है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, क्लाइंट है तो उसको काउंसलिंग करते हैं, अवेयरनेस देते हैं। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करने के बाद उसको अगर ट्रीटमेंट हमारे स्तर का है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज उसको रिफ़र करते हैं। रिफ़र करने के बाद उसको फॉलोअप करना ज़रूरी होता है कि पेशेंट कहाँ गया कि नहीं गया, उसके लिए फॉलोअप करते हैं। फिर उसका कोई रिमार्क हो तो ट्रीटमेंट हम ई संजीवनी द्वारा भी करते हैं। जो भी ओपीडी रजिस्टर में ये भी हमें मेंशन करना ज़रूरी रहता है। फिर सेकेंड अगर डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास सेकेंड डॉक्यूमेंट आपका लेबोरेटरी रजिस्टर होता है। लेबोरेटरी रजिस्टर में हमें निम्न प्रकार के कॉलम या कॉन्टैक्ट होना चाहिए, जिसमें सीरियल नंबर हो, रजिस्ट्रेशन नंबर हो, पेशेंट का नेम हो, उसके बाद कौन से डेट टाइम पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एज, सेक्स क्या है, टेस्ट टाइम, टेस्ट नेम क्या है। अगर हमारे यहाँ वो टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो लिंकेज सेंटर का नाम होना चाहिए। लिंकेज सेंटर जनरली हमारा मदर सीएससी पीएससी होता है या कोई हब होता है। फिर टेस्ट रिजल्ट में हमें दोनों चीज़ दिखाना होता है, जो हम अपने यहाँ टेस्ट करते हैं या जो लिंकेज पर भेजते हैं, वो जब रिपोर्ट लेकर आते हैं वो टेस्ट रिजल्ट में हम देखते हैं। फिर रिपोर्टिंग डेट टाइम, अपने यहाँ का सेंटर का रिपोर्टिंग डेट टाइम तो हमें पता ही रहता है। फिर जो लिंकेज में हम भेजे जाते हैं उसका कब वो हमें दिखाते हैं, वो रिपोर्टिंग डेट टाइम लिखते हैं। कोई रिमार्क होता है तो उस रिमार्क पर हम फिर उसमें मेंशन करते हैं। फिर थर्ड रजिस्टर की हम बात करते हैं तो स्टॉक रजिस्टर,
तो स्टॉक रजिस्टर तो जनरली हम लोग का मेडिसिन का ही होता है, लेकिन कुछ कंज्यूमेबल आइटम भी होते हैं, कुछ और भी आइटम होते हैं, उनका भी उसी रजिस्टर में हम बना सकते हैं। उसके लिए अलग से रजिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम इनक्वास की चेकलिस्ट के अनुसार अगर बात करते हैं तो सभी मेडिसिन का हम एक ही स्टॉक रजिस्टर में सारी चीज़ें जो इनक्वास के चेकलिस्ट में D2 में है उसमें हम कर सकते हैं। जैसे किसी दो पे रजिस्टर का 2 पेज ले लेते हैं, तो उसमें मेडिसिन का नेम लिख देते हैं ऊपर। उसके बाद मेडिसिन का बफर स्टॉक क्या है और ये किस कैटेगरी में आता है, मतलब वेट वाइटल है, इसेंशियल है या डिजायरेबल है, जिसका अलग से उसका ट्रेनिंग होता है। फिर उसके बाद रजिस्टर में मेन जो कंटेंट होने चाहिए चेकलिस्ट के अनुसार, सीरियल नंबर, इंडेंटिंग डेट, कब हम इंडेंट किए उस मेडिसिन का, फिर इंडेंटिंग क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में हमें इंडेंट किए हैं, फिर रिसीविंग डेट, इंडेंट के अगेंस्ट हमें क्या रिसीव हुआ है, रिसीविंग डेट हुआ, रिसीविंग क्वांटिटी क्या रिसीविंग क्वांटिटी हमें मिली है इंडेंटिंग का, फिर एक्सपायरी डेट जो रिसीव हमें मेडिसिन हुआ है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, फिर प्रीवियस स्टॉक क्या है, प्रीवियस स्टॉक जो है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, फिर हमें प्रीवियस स्टॉक और करेंट जो रिसीव हुआ उसको ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद स्टॉक आउट जो हम डेली कंजप्शन करते हैं, डेट वाइज कंजप्शन उसमें एंट्री करेंगे एंट्री करेंगे डेट वाइज। तो उसका बाद हमें बैलेंस जो बचता है वो जो स्टॉक आउट होता है उसके बाद कंजप्शन से जो अगर हम उसको माइनस करते हैं तो बैलेंस मिल जाता है। और हमें समय समय पर फिजिकल वेरिफिकेशन करना अति आवश्यक होता है कि हमारी जो मेडिसिन है जो स्टॉक के अनुसार जितनी मेडिसिन है वो उपलब्ध है नहीं उपलब्ध है, या किसी कारणवश वो वहाँ से मिस हो गया है या गायब हो गया, तो हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करना जरूरत है। तो डेट और क्वांटिटी उसी अनुसार हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद कोई रिमार्क हो तो साइन हो। तो ये आपका तीसरा रजिस्टर है। तीसरे रजिस्टर के बाद हम अगर फोर्थ रजिस्टर की बात करते हैं तो फोर्थ रजिस्टर में आपका BMW लॉग बुक होता है। BMW लॉग बुक में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड या पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड। तो अगर BMW की अगर गाड़ी आपके है सेंटर पर आती है तो ठीक है, और नहीं भी आती है तो भी आपको लॉग बुक तो भरना ही होगा। गाड़ी आती है तो सिंपल डेट, येलो डस्टबिन के लिए कितना निकला, ब्लू के लिए, रेड के लिए, वाइट के लिए उसका वेट लिखा जाता है। और अगर गाड़ी नहीं आती है, हमारे यहाँ डीप बुरियल पिट है, शार्प पिट है, तो उसको डीप बुरियल पिट शार्प पिट में क्या क्वांटिटी में के डाले हैं, उसमें वेस्ट डिस्पोज किए हैं, वो हमें मेंशन करना रहता है। फिर उसका जनरल वेस्ट हमें ब्लैक डस्टबिन में डालना रहता है। फिर अगर गाड़ी आती है तो हैंड ओवर किसके द्वारा गाड़ी को की जाती है BMW गाड़ी को, उस वो मेंशन रहता है। फिर उसके बाद डेट साइन रहता है। तो ये हमारा फोर्थ रजिस्टर है। अगर उसके बाद हम फिफ्थ रजिस्टर की बात करते हैं तो आपका स्टाफ का ट्रेनिंग डिटेल आ जाता है। तो हमारे यहाँ बहुत 3 ही टाइप के मेन स्टाफ होते हैं। एक CHO होते हैं, NM होते हैं, कहीं कहीं NM ही MPW का वर्क करते हैं, तो NM MPW और आशा। तो एवरी स्टाफ, क्योंकि स्टाफ ज़्यादातर ट्रेनिंग तो हम लोग की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है या आपके रीजनल ट्रेनिंग सेंटर पर होता है, स्टेट द्वारा होता है, या कुछ IT प्लेटफॉर्म द्वारा होता है, इको प्लेटफॉर्म द्वारा होता है। तो हर स्टाफ क्या क्या ईच स्टाफ क्या क्या ट्रेनिंग लिए उसका डिटेल से ट्रेनिंग, नेम ऑफ ट्रेनिंग, प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, कहाँ पर ट्रेनिंग हुआ है, डेट ऑफ ट्रेनिंग किस डेट में हुआ, सर्टिफिकेट इशू हुआ है कि नहीं हुआ है, और रिमार्क। तो ये हमारा 5वां डॉक्यूमेंट हो गया। 6वें डॉक्यूमेंट की अब बात करते हैं तो जो हमारा गिरवान रिलेशन, मतलब कंप्लेंट जो भी आता है हमारे सेंटर के अगेंस्ट, तो उसका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए जो रजिस्टर बनाते हैं, एक्शन प्लान बनाते हैं, उस रजिस्टर में शो करते हैं। उसका रजिस्टर का प्रारूप ये होता है कि सीरियल नंबर रहता है, डेट रहता है, डिटेल ऑफ कंप्लेन रहता है, रूट कॉज, उस कंप्लेन का मेन कॉज क्या है, एक्शन टेकन, क्या एक्शन लिया गया, टाइम लिमिट क्या डिसाइड किया गया कि क्या टाइम लाइन में ये हम सही कर सकते हैं। लेवल ऑफ इंटरवेंशन कुछ ऐसे होते हैं जो आप CHO लेवल से पूरे कर सकते हैं, कुछ प्रधान के लेवल से, कुछ MO के लेवल पर। और उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ है, जो उन्होंने किसी पेशेंट या क्लाइंट कोई भी कंप्लेन किया तो उसका रिजोल्यूशन या रिजल्ट क्या आया है वो हमें मेंशन करना रहता है। तो 6 डॉक्यूमेंट। और जो लास्ट डॉक्यूमेंट है क्वालिटी टीम की बैठक। क्वालिटी टीम की जो बैठक होती है उस वो क्या नाम है उसका रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि हम इनक्वास पर अगर असेसमेंट कराते हैं तो क्वालिटी टीम की बैठक बहुत ही ज़रूरी होती है, जिसके अगेंस्ट हम चेकलिस्ट के अगेंस्ट क्या क्या गैप है, एक्शन प्लान है, वो सब बनाते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं। तो क्वालिटी टीम की बैठक जनरली किसने कॉल किया है, टाइप ऑफ मीटिंग,
एजेंडा क्या है, डिस्कशंस पॉइंट क्या है, उस डिस्कशन पॉइंट के कंक्लूजन क्या निकले हैं, कंक्लूजन के बेस पर हम एक्शन क्या ले रहे हैं, कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है और क्या टाइमलाइन है। उसके बाद कौन कौन से स्टाफ वहाँ पर क्वालिटी टीम के मीटिंग में प्रेजेंट रहे। तो ये चीज़ें क्या नाम है, ये सातों डॉक्यूमेंट का डिजीज एंड आरसीएच का डिटेल मांगा गया है, जो कि हम इजी वे में आशा वाइज ले सकते हैं। आशा के डायरी में इनका डिटेल पूरी तरह से रहता है, तो उसका एक कंपाइल फॉर्मेट बनाया गया है जिससे आपको उसको कंपाइल करने में काफ़ी इजी हो जाएगा। जिससे आप फॉर्मेट में देख सकते हैं, एक तरह डेमोग्राफिक है, जेंडर है, आशा 1 2 3 4 जितने आशा हैं उनका आप कॉलम में आप उनका नाम लिख दीजिए। उसके बाद देखिए एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, 0 to 1 ईयर मेल फीमेल कितने हैं, 1 to 2 ईयर, 2 to 5 ईयर, 5 से 8 ईयर, 18 to 13, 30 to 16, एबव 60। जिससे आप क्या नाम है, आप ये इजी वे में कंपाइल कर सकते हैं कितने बच्चों का इम्यूनाइजेशन हो रहा है। एनसीडी का कंपाइल कर सकते हैं, पैलिएटिव केयर के लिए कंपाइल कर सकते हैं डाटा। तो ये टोटल पॉपुलेशन भी निकल जाएगा। फिर आप देखेंगे आरसीएच चेक पॉइंट में 1.1 के दूसरे या तीसरे चेक पॉइंट में आरसीएच डिटेल मांगा गया है, उसका आपके पास कंपाइलेशन है कि नहीं। तो आशा वाइज इससे भी ले सकते हैं, जिसमें आशा की डायरी में डिटेल लिखा हुआ रहता है। एलिजिबल कपल, प्रेग्नेंट वोमेन, एचआरपी, पीएनसी और न्यूनेटल बर्थ डिफेक्ट। इसे हम आशा वाइज अपना लेकर इसको हम कंपाइल कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि कोई भी अगर आरसीएच के कोई भी क्लाइंट अगर छूटे हुए रहते हैं, मिसिंग रहते हैं, तो इससे कवर हो जाते हैं, जिससे आशा एएनएम की इंसेंटिव पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। उनका इंसेंटिव कहीं ना कहीं कुछ इंक्रीज कर जाता है। फिर एनसीडी का भी इसी तरह से हाइपरटेंशन, डायबिटिक, कितने डायबिटिक कंट्रोल हैं या हाइपरटेंसिव कंट्रोल हैं, कैंसर और आगे पैरालिसिस, बेड रिडन, ये आशा वाइज हम डिटेल ले सकते हैं, जिसको हम इजी वे में फॉलो अप कर सकते हैं। तो ये डेमोग्राफिक और डिजीज डिटेल के साथ साथ आपका प्रॉपर वे में फॉलो अप में भी काफ़ी हेल्प करेगा। फिर उसके बाद हम सीडी में आ जाते हैं। सीडी में लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डेंगू आती है। तो ये आशा वाइज जो भी उनके एरिया में ये पेशेंट हैं उनसे डिटेल लेकर हम कंपाइल कर सकते हैं। इसमें कभी कभी क्या होता है कि ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट रहता है आपके कैटरिंग पॉपुलेशन में, और वो दवा सीएससी पीएससी से ले रहा होता है, लेकिन उसका प्रॉपर वे फॉलोअप नहीं हो पाता है। तो आशा वाइज आप फॉलोअप कर सकते हो, खुद जाकर फॉलोअप कर सकते हैं। अगर वो दवा मिसिंग कर रहा है तो उसे आप एडवाइस कर सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हो। तो इससे आपको तो एक तो E1.1 के 4 चेक पॉइंट भी कवर हो जाएंगे, लेकिन 25% ऐसे चेक पॉइंट है जिससे आप ये कंपाइल कर लेते हैं तो डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे। जिससे फॉलोअप के कई चेक पॉइंट्स हैं आपके, फिर से आपके फैमिली प्लानिंग के चेक पॉइंट्स है, पैलिएटिव केयर के चेक पॉइंट है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे चेक पॉइंट है जिससे आप ही आशावादी, प्लस इससे आप पीवीआई भी अपना काफ़ी इजी वे में कर लेंगे, और एनक्वास चेकलिस्ट का आउटकम इंडिकेटर या क्या नाम है केपीआई में काफ़ी इससे हेल्प मिलेगा। तो ये हमारे फॉलोअप से लेके कैटरिंग पॉपुलेशन और कंपाइलेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद दूसरा जो आपका फॉर्मेट दिख रहा है वो उसमें आप क्या नाम है आशा वाइज डिजीज डिटेल, तो उसके पहले वाले चेक पॉइंट में तो आपको फॉर्मेट में तो आपको संख्या नंबर्स डिजिट दिख रहे थे, लेकिन इसके बाद के फॉर्मेट में आपको जो जो पेशेंट आपके आशा के क्षेत्र में उनका नाम, डिटेल, मोबाइल नंबर सारा मिल जाएगा। तो जिससे आपको फॉलोअप करने में काफ़ी इजी हो जाएगा। नो डाउट आपके जितने पॉपुलेशन में एनसीडी के पेशेंट रहते हैं उससे मुश्किल से 20 to 25 या मैक्सिमम 30% तक ही पेशेंट आपके पास फॉलोअप के लिए आते हैं आपके सेंटर पर। ज़्यादातर सीएससी पीएससी या और अदर सेंटर्स पर जाते हैं। लेकिन इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके यहाँ नहीं आते तो आप उनको कवर कर सकते हैं, उनको अवेयरनेस दे सकते हैं, वेलनेस एक्टिविटी में उनको इनवाइट कर सकते हैं, वेलनेस एक्टिविटी के थ्रू उनको जागरूक कर सकते हैं, और उनको ये बता सकते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल या पब्लिक फैसिलिटी पर भी सारे दवाइयाँ अवेलेबल है। तो जिससे वो क्या नाम है इजी वे में आपको आपके यहाँ तक पहुँच सकें, और आपकी सुविधाएं, गवर्नमेंट द्वारा दी गई सुविधाएं को जानकारी उनको इजी वे में मिल सके। तो ये आपको क्या नाम है फॉलोअप के साथ साथ इनक्वास सर्टिफिकेशन में भी काफ़ी हेल्प करेगा, प्लस आपके वर्क को भी, क्वालिटी ऑफ वर्क को भी काफ़ी इंक्रीज करेगा। तो ये हर तरह से ये आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपके प्रोसेस की ईजी करेगा। मेरा जो भी वीडियो होता है वो CHO ANM के वर्क को कहीं ना कहीं
कोशिश रहती है कि उनके वर्क को ईजी कर दे, प्रोसेस को ईजी करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉलोअप रजिस्टर। फॉलोअप रजिस्टर में देखिए शुरुआत में तो आपको पेशेंट का डिटेल है, सीरियल नंबर, पेशेंट नेम, एज, सेक्स, प्रोविजनल डायग्नोसिस। उसके बाद मेन है कि आपको कम से कम महीने में 2 बार फॉलोअप लेना है। फॉलोअप डेट, उस डेट के नीचे आपको क्या वाइटल मिला है उस पेशेंट का, इन्वेस्टिगेशन, आरबीएस आपको सबको लेना है, चाहे वो डायबिटिक का हो या हाइपरटेंशन का हो। फिर उसके बाद एडवाइस में जो पुराना अगर ट्रीटमेंट चल रहा है उससे कंट्रोल चल रहा तो सीएसटी लिख देना, सेम ट्रीटमेंट, या कुछ नया ऐड करना, कुछ कंप्लेन लेकर आया तो वो लिखना है। तो इस अनुसार आप कम से कम महीने में 2 बार फॉलोअप निश्चित करेंगे, क्योंकि फॉलोअप के एनसीडी सीडी मिला के बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास 15 से 20 पेशेंट होते हैं। उसकी एक लाइन लिस्टिंग रहेगी, आप किसी को बता सकते हैं कि ये पेशेंट है, इसका ये फॉलोअप रहा है, तो आप एक शीट से, एक रजिस्टर से आप पूरे 2-3 महीने का उसका फॉलोअप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका रिफरल फॉलोअप। ये आपका करीब 25% आपका चेक पॉइंट्स में आपको कहीं ना कहीं इनक्वास के चेकलिस्ट में मिलेगा। रिफरल फॉलोअप और फॉलोअप मिलाकर आपका 30+ ही चेक पॉइंट्स आपके मिले, क्योंकि हर पैकेज में आपको फॉलोअप और रिफरल फॉलोअप का डिटेल है। तो इसमें फॉलोअप की तरह शुरुआत में सब डिटेल है, पेशेंट, डायग्नोसिस, फिर आपका रिफ़र सेंटर कहाँ आप रिफ़र कर रहे हैं, रिफ़रल व्हीकल डाल देने से ये है कि आपका एम्बुलेंस रजिस्टर अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। फिर फॉलोअप डेट, फॉलोअप कम से कम आपको 2 बार करना है। ये किसी पेशेंट को आप भेजते हैं, महीने में बहुत ज़्यादा 8 से 10 या 15 मरीज भेजते हैं, पेशेंट को भेजते हैं, तो मेन इसका ये फॉलोअप रिफ़र फॉलोअप बनाने का मकसद है जिस पेशेंट को आप भेजते हैं वहाँ गया कि नहीं गया तो फिर क्या हुआ, या नहीं गया तो क्यों नहीं गया, फिर लौट कर आपके पास आने के लिए वहाँ मदर CSC PSC कहा गया तो आया कि नहीं आया। तो 2 बार कम से कम आप रिफ़र फॉलोअप करेंगे। उसमें सिंपल सा है, डेट, कंडीशन, क्या कंडीशन रहा, रिमार्क, जो रिमार्क में लिखना होता है। इससे फॉलोअप और रिफ़र फॉलोअप से आपका कम से कम 30% चेक पॉइंट, 25 से 30% चेक पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वेलनेस एक्टिविटी रजिस्टर है। वेलनेस एक्टिविटी आप प्रॉपर में करते हैं। आप लोग जैसा जानते हैं कि आप लोग का बेसिक वर्क है वेलनेस एक्टिविटी, तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट द्वारा कैलेंडर भी प्रोवाइड की गई। वो कैलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी एक्टिविटी आपको सेलिब्रेट करना है, क्योंकि वेलनेस एक्टिविटी आपका 30 से 40%, 30-40% चेक पॉइंट आपके वेलनेस एक्टिविटी के एक रजिस्टर से कंप्लीट हो जाएगा। तो वेलनेस एक्टिविटी को आपको कंप्लीट करने के लिए आपका रजिस्टर प्रॉपर होना चाहिए। कब कब आप मना रहे हैं, तो सेंटर पर जब आप वेलनेस एक्टिविटी मना रहे हैं उसका डिटेल आप उसमें लिखेंगे, कितने पार्टिसिपेंट हैं, उससे मेल फीमेल क्या है, कौन सी एक्टिविटी आप करते हैं, आपके स्टाफ में से कौन कौन प्रेजेंट रहा है। इस तरह से आप वेलनेस एक्टिविटी का रजिस्टर बनाएंगे। आप अपने अनुसार जो भी बनाए हों उसमें देख लीजिए, कंटेंट उसको सही कर लीजिएगा। तो इस तरह से वेलनेस एक्टिविटी का रजिस्टर आप कोशिश कीजिएगा लास्ट जनवरी से आप बनाइए, क्योंकि आपका 1 साल की वेलनेस एक्टिविटी आपके रजिस्टर में दिखे, ताकि आपका इनक्वास के चेकलिस्ट में कई ऐसे चेक पॉइंट है जो आपके वेलनेस एक्टिविटी के रजिस्टर से ही कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट आपकी वेलनेस एक्टिविटी की समरी। वेलनेस एक्टिविटी की समरी आपको चाहे अपने रजिस्टर के फर्स्ट में या लास्ट में बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। उसमें आप डेट वाइज आप मेंशन कर देंगे कि वेलनेस एक्टिविटी किस डेट में, प्रपोज डेट क्या रहा है। प्रपोज डेट में जनरली आप अपने सेंटर पर उसको सेलिब्रेट कीजिए, और कम से कम हर वेलनेस एक्टिविटी 1 से 2 बार, और कभी आप कभी VHND में गए या गाँव में गए तो वहाँ पर ज़रूर आप लोगों को भी जागरूक कीजिए। एक डेट में आप 4-5 वेलनेस एक्टिविटी अपने गांव में या VHND में आप कर सकते हो। मान लो VHND में गए तो 5-7 वेलनेस एक्टिविटी के प्रति लोगों को जागरूक कर दें। वो डेट आप यहाँ पर लिख दें, तो एक डेट तो आपके सेंटर का रहेगा जो प्रपोज डे गवर्नमेंट द्वारा है, और दूसरा तीसरा डेट आप जिस भी डेट में गए हो तो 4-5 वेलनेस एक्टिविटी आप बना लें। तो वेलनेस एक्टिविटी पर मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ कि वेलनेस एक्टिविटी आपके कई चेक पॉइंट एक ही रजिस्टर से कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसे आप पूरी अच्छी तरह से कर लीजिएगा। इसकी समरी ज़रूर अवश्य बना लीजिएगा। नेक्स्ट आपका स्टाफ हेल्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल रजिस्टर या फाइल में आप बना लीजिए। इसमें आपका सभी स्टाफ का नाम, खासकर CHO NM और जितनी आशा है उनका नाम के साथ उसके बाद BP, पल्स, हाइट कितना है, फिर उनका कौन सा वैक्सीनेशन लगा है। हेपेटाइटिस B का लगना तो ज़रूरी है, TT का भी लगना ज़रूरी है, साल में एक बार कम से कम TT का लगे। और उसके बाद आपका कोविड का लगा तो कोविड वैक्सीनेशन का डिटेल आप डाल देंगे। और हेल्थ चेकअप कम से कम साल में
2 बार तो हो ही हो, अगर 3 बार हो जाए तो और अच्छी बात है, 3-3 महीने पर हो जाए, लेकिन 6 महीने पर तो निश्चित है 6 मंथ पर आप हेल्थ चेकअप जरूर अपने स्टाफ का और एएनएम का और आशा बहनों का जरूर करवा लें। इससे आप लोग का भी स्वास्थ्य सही रहेगा और एनक्वास का भी चेकलिस्ट कंप्लीट होगी। इस तरह आप 90% डॉक्यूमेंट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कोशिश किया है कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो आपके रेगुलर प्रैक्टिस की डॉक्यूमेंट है, उसके विषय में डिटेल बताया हूँ। जहाँ पर थोड़ी बहुत कमी आपकी रह जाती, बाकी आप आरसीएस रजिस्टर प्रॉपर वे में करते हो, इम्यूनाइजेशन प्रॉपर वे में करते ही हो, तो उसके विषय में मैं नहीं बताया हूँ। तो आप सारे रजिस्टर कंप्लीट कर लीजिए। जो लाइन लिस्टिंग शुरुआत में दी गई है वीडियो के, उस लिस्ट के अनुसार सारे डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट कर लीजिएगा, मीटिंग मिनट्स कंप्लीट कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा CHONM से सब्सक्राइब कराइए, ताकि आप जब भी छोटा बड़ा वीडियो जो भेजता हूँ एनक्वास सर्टिफिकेशन के ईजी वे में करने के लिए, वो आपको डायरेक्ट दिखे, ताकि आपका एनक्वास सर्टिफिकेशन की तैयारी काफ़ी ईजी में हो सके। थैंक यू।